आज डिस्कस करेंगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। नाम से क्या पता चल रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। और ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा? ल्यूमेन के अंदर। यानी खास तौर से इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? फूड को पास ऑन करना, तो उसको प्रोपेल करना, यानी जहाँ हमारा इंजेक्शन होता है ओरल कैविटी से, उस फूड को फर्दर पास ऑन करना, ये काम होता है इंटेस्टाइन का भी। तो जब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वो कंडीशन है जिसमें पैथोलॉजिकल इंटरफेरेंस होता है किसके बीच में? प्रोग्रेशन, नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ फूड कंटेंट या इंटेस्टिनल कंटेंट। यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वो कंडीशन है जिसमें पैथोलॉजिकल एंट्रेंस होता है। अगर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस की हम बात करें तो ये वो कंडीशन है जिसमें पैथोलॉजिकल इंटरफेरेंस होता है। नॉर्मल जो प्रोग्रेशन होता है इंटेस्टिनल कंटेंट का, वो हैम्पर हो जाता है, वो इंटरफेयर हो जाता है। तो हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन को। अल्दो क्लासिफिकेशन अलग है, कॉजेज अलग है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और एक है पैरालिटिक इलियस। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन यानी मैकेनिकल कॉज की वजह से, जो फिजिकल कॉज की वजह से ल्यूमेन अगर ब्लॉक हो रही है, इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस को बोलेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। सेकेंड टाइप है पैरालिटिक इलियस, यानी यहाँ की जो मसल्स होंगी, मसल्स किसकी? इंटेस्टाइन की मसल होगी, अगर वो पैरालाइज हो रही है तो पैरालिसिस के नतीजे में जो मोटिलिटी लॉस होगा, मोटिलिटी लॉस होने के नतीजे में जो डिस्टल प्रोग्रेशन होगा इंटेस्टिनल कंटेंट का, वो हैम्पर हो जाएगा। और इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलेंगे पैरालिटिक इलियस। क्लियर है? क्लासिफिकेशंस की हम बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम फर्दर दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, डायनेमिक और अडायनेमिक। तो जो क्लासिफिकेशन है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का, वो दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, डायनेमिक और अडायनेमिक। और क्लासिफिकेशन है, पहले हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। सारे क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के बाद आप वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह का है, यानी ड्यूरेशन का, बेसिकली ड्यूरेशन के बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन यानी अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड है क्रोनिक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड है अक्यूट ऑन क्रोनिक, और फोर्थ है क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारा ये है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, और टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होगा? ऑन द सीवियरिटी, या आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बिहाफ पे हम ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस को डिवाइड कर सकते हैं हम चार पार्ट में। फर्स्ट वन इज अक्यूट, जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये कॉमन किस में है? स्मॉल बाउल के अंदर। जब हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कह रहे हैं, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी, और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी। तो जो अक्यूट टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ डेवलप होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो क्रोनिक टाइप है, यानी यहाँ ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, सीवियरिटी कम होगी। अक्यूट के अंदर हम जब कह रहे हैं, इसका मतलब है ड्यूरेशन शॉर्ट और सीवियरिटी ज़्यादा होगी। थर्ड टाइप है अक्यूट एंड क्रोनिक। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से क्रोनिक टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन था, वहाँ अचानक से सीवियरिटी आ गई, यानी अक्यूट सिम्टम डेवलप हो गया। इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलेंगे अक्यूट ऑन क्रोनिक। थर्ड टाइप है क्लोज लूप, यानी यहाँ लूप बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट होगा। फोर्थ टाइप है क्लोज लूप, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, भी जो डिस्कस कर रहे हैं ये टाइप है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके बिहाफ पे फर्दर तीन तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड है डिस्टल स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, और थर्ड है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्थ क्लासिफिकेशन है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन सिंस बर्थ प्रेजेंट है या आफ्टर बर्थ डेवलप हुआ, उसके बिहाफ पे इसकी क्लासिफिकेशन है। उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइप है कंजेनाइटल टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड है एक्वायर्ड टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है? क्लास फिफ्थ है, यानी क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, उसके बिहाफ पे हम फर्दर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस को डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड है स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड है क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ बेसिकली ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होगा। सिंपल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहने इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन तो है, ल्यूमेन ब्लॉक हो रही है, पर यहाँ ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं हो रहा है। जो कंटेंट है इंटेस्टाइन की, जो कंटेंट है वो कंटेंट, अगर हम बात करें इंटेस्टिनल वॉल के अंदर
कोई भी इस्कीमिक चेंजेस नहीं होंगे, जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसकी ब्लड सप्लाई अभी भी इंटैक्ट होगी, बस जो कंटेंट होगा फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां ऑब्स्ट्रक्शन किसके वजह से होगा? मैकेनिकल कॉज के वजह से होगा। मैकेनिकल कॉज यानी फिजिकल कॉज की वजह से होगा। स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन जब कह रहे हैं इसका मतलब है यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा, साथ साथ में ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन की हैम्पर हो जाएगी। ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी। ब्लड सप्लाई हैम्पर होने का मतलब है उस पार्ट की ब्लड सप्लाई कट डाउन हो रही है। कट डाउन होने के नतीजे में फर्दर क्या होगा? क्या इस्कीमिक चेंजेस होंगे। इस्कीमिक चेंजेस होने की कंडीशन में वो पार्ट गैंग्रीनस हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन जो होगी, मेसेंटिक वेसल्स अगर अक्लूड हो रही है तो ये भी रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर? स्ट्रैंगुलेटेड टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में। इंटेस्टिनल लूप है उसकी ब्लड सप्लाई मीडियन बॉर्डर से किसके थ्रू होती है? जो मेजेंट्री के अंदर एम्बेडेड ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू होती है। तो अगर मेजेंट्री की जो आर्टरी है वो अक्लूड हो रही है तो उसके नतीजे में फाइनली क्या होगा? इंटेस्टाइन जिस पार्ट के अंदर वो मेजेंट्री उसको सप्लाई कर रही है वो इस्कीमिक हो जाएगी। डेंजरस कंडीशन इस अगर इसको आपने टाइमली मैनेज नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। पहले गैंग्रीनस होगा, फिर बाद में परफोरेट होगा। परफोरेट होने की कंडीशन में जो भी इन्फेक्टेड कंटेंट होगा पेरिटोनियम में रिलीज होगा और फाइनली पेरिटोनाइटिस डेवलप होगी। वो आपने मैनेज नहीं किया तो सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो सकता है। क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में यहाँ जो लिम्ब ऑफ द लूप होगा वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। लिम्ब ऑफ द लूप क्या होगा? वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। यहाँ प्रोग्रेशन और रिग्रेशन नहीं होता। ना ही क्लोज लूप कहने का मतलब है एक पार्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ प्रेजेंट होगा? दो साइड पे प्रेजेंट होगा, तो फूड पीछे की तरफ भी नहीं आ सकता और आगे की तरफ भी नहीं आ सकता। तो यहाँ जब हम क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन कह रहे हैं इसका मतलब है दो साइड्स पे ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। तो कंटेंट जो मिडवे होगा वो ना ही फर्दर प्रोग्रेस करेगा, ना ही बैक प्रोग्रेशन इसका होगा। एटियोलॉजी की बात करेंगे तो एटियोलॉजी को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में और पैरालाइटिक एलिया। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कोई फिजिकल कॉज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा तो इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को बोलेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी मैकेनिकल कॉज की वजह से होगा। सेकेंड है पैरालाइटिक एलियस, यानी जो मसल्स हैं इंटेस्टाइन की जो मसल है वो पैरालाइज हो रही है। अब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की अलग अलग कंडीशंस हैं, इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द ल्यूमेन, यानी ल्यूमेन ब्लॉक हो रही है। तो ल्यूमेन ब्लॉक कैसे हो सकते हैं? म्यूकोनियम। म्यूकोनियम बेसिकली कहते हैं फर्स्ट स्टूल जो होता है जो बेबी पास करता है वो म्यूकोनियम कहलाता है। तो कई बार म्यूकोनियम सॉलिडिफाई हो जाता है, वो इंटेस्टिनल लूप को ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह के ल्यूमेन का ब्लॉक होगा यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस तरह की कंडीशन म्यूकोनियम का डिपॉजिट होने के वजह से या सॉलिडिफाई होने के वजह से जो ल्यूमेन होगी उसकी ब्लॉक हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइप जिसको हम बोल रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द ल्यूमेन, उसका फर्स्ट कॉज क्या है? म्यूकोनियम का डिपॉजिट होना। सेकंड है बजायर। बजायर और ट्राइकोबजायर आपने सुना होगा। बजायर कहते हैं या ट्राइकोबजायर यानी टफ हेयर या मल्टीपल हेयर जो होंगे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके नतीजे में एक आप कह सकते हैं राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं बजायर। तो ट्राइकोबजायर कहने का मतलब है वो टफ्ट ऑफ, आप कह सकते हैं टफ्ट ऑफ हेयर्स, या वो हेयर जो सॉलिडिफाई हो गया है एक बॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे बजायर। तो कई बार कुछ लोगों को आदत होती है बाल इंजेस्ट करने की, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, वो बाल को भी इंजेस्ट करते हैं और फाइनली वो गुच्छे में कन्वर्ट होता जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और मल्टीपल जब स्ट्रैंड हेयर के स्ट्रैंड अगर जमा होंगे तो फाइनली क्या होगा? वो राउंड ओवल शेप या बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है? या फाइटोबजायर जब कह रहे हैं इसका मतलब है प्लांट रूट्स। ट्राइकोबजायर का मतलब क्या हो गया? हेयर्स स्ट्रैंड्स। ठीक है? तो फ्रूट और वेजिटेबल के जो कई बार उसके रेशे होते हैं वो रिजल्ट कर सकता है फाइटोबजायर्स के अंदर, हेयर्स रिजल्ट कर सकता है ट्राइकोबजायर्स के अंदर। इसी वजह से हमने यहाँ टर्म इस्तेमाल किया बजायर्स। तो बजायर्स यानी रेशे का, या आप कह सकते हैं हेयर स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर हेयर है तो उसको हम ट्राइकोबजायर बोलेंगे, फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के अगर रेशे हैं तो उसको हम फाइटोबजायर्स। सेकेंड जो थर्ड कॉज है गॉल स्टोन का माइग्रेट करना। गॉल स्टोन अगर सीबीडी से होते हुए कहाँ चला जाए? इंटेस्टाइन के अंदर। इसी वजह से हम गॉल स्टोन को मेडिसिनल ट्रीटमेंट के थ्रू डिसलॉज करने की कोशिश नहीं करते। पहले तो डिसलॉज नहीं होगा, ब्लाइंड ट्रैक है इसलिए डिसलॉज नहीं होगा, और बाय द चांस अगर वो डिसलॉज हो गया, लार्ज
गॉल स्टोन है तो अल्टीमेट क्या होगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा पोलीपॉइडल ट्यूमर है वो रिजल्ट कर सकता है, इंटरसेप्शन की कंडीशन है या इंफेक्शन ऑफ द बेरियम है जो पहले किया गया है, या वर्म है, वर्म भी कई बार स्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बॉल के अंदर। कई सारे जो लैम्ब्रिकॉइड्स होंगे या वर्म्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करते हैं, उसके बाद फाइनली एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो भी ल्यूमेन को ब्लॉक कर सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है मैकेनिकल कॉज की अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट कॉज है लेजन इन द बॉवेल वॉल। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था बॉवेल के ल्यूमेन के अंदर, यानी जो उसकी ल्यूमेन कहते हैं यानी ओपन कैविटी है, कैविटी के अंदर कॉज होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन किस कॉज के वजह से होगा, वॉल के अंदर कोई कॉज है जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। इसमें क्या हो सकता है, कंजेनाइटल कॉज, कंजेनाइटल कॉज में एट्रेजिया स्टेनोसिस है, मेगा कोलोन है, मेगा कोलोन कहते हैं लार्ज कोलोन, ये भी रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन, पर कॉज कहां प्रेजेंट है, वॉल ऑफ द ल्यूमेन के अंदर। मिकस डायवर्टिकुलम है, ये रिजल्ट कर सकता है ऑब्स्ट्रक्शन में। इम्परफोरेट एनस है, डायवर्टिकुलोसिस है, डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन हुआ है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है किसके लिए, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर कॉजेज हैं जो खास तौर से अगर हम बात करें वो है ट्रॉमेटिक कॉज, यानी लेजन इन द वॉल के अंदर भी हम बात करें, ट्रॉमेटिक कॉज के वजह से कोई इंजरी हुई, वहां पे हेमेटोमा डेवलप हो गया या वहां इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद वो क्या होगा, वियर एंड टियर होगा, फाइब्रोसिस डेवलप होगी, फाइब्रोसिस के वजह से नर्विंग डेवलप होगी, तो कॉज यहाँ वॉल के अंदर है। ऐसे ही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जैसे क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन, इन सारी कंडीशन में इन्फ्लामेशन मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, या मैकेनिज्म क्या है, पैथोलॉजी इन डिजीज की क्या है, वहाँ इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। सेम मैकेनिज्म में इन्फ्लामेशन होगा तो फाइनली एक तो अल्सरेटिव लेजन बन रहा है, अल्सरेटिव लेजन होने के वजह से वहाँ जो सीमेंटिंग मटेरियल डेवलप होगा वो होगा फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट डिपॉजिट होगा तो फाइनली वहाँ की स्ट्रेचेबिलिटी लॉस हो जाएगी और फाइनली नर्विंग डेवलप होगी। नेक्स्ट जो कॉज है जिसकी हम बात करें, यानी वॉल के अंदर ही जो कॉज है वो है नियोप्लास्टिक कॉज, यानी कार्सिनोमा के नतीजे में डेवलप होगा। नियोप्लाज्म, कोई नियोप्लाज्म डेवलप हो गया इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर, उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। कुछ मिसलेनियस कॉज हैं जिसमें रेडिएशन के बाद भी फाइब्रोसिस होती है। रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन किसके लिए देते हैं हम, कार्सिनोमा की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, पर रेडिएशन का आफ्टर इफेक्ट ये होता है, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस इंड्यूस हो जाती है और उसके नतीजे में नॉर्मल स्ट्रेचेबिलिटी जो होगी, इलास्टिसिटी होगी, वो लॉस हो जाती है और फाइनली स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है जो कॉज होगा किसके लिए, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। एट्रोजेनिक स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर कोई इंटरवेंशन दिया है, जैसे एनास्टोमोसिस करी है तो एनास्टोमोसिस के साइड पे बेसिकली नर्विंग हो जाती है, तो ये भी कॉज हो सकता है। पोटेशियम इंड्यूस स्ट्रक्चर डेवलप होगा, किसी पर्पस के लिए आपने पोटेशियम को इंटेस्टिनल वॉल के तक पहुंचाया, वो रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वॉल से बाहर जो कॉजेज हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें दो मेजर कॉजेज हैं, एक है एडहेजन, एडहेसिव बैंड का बन जाना। एडहेजन यानी किसी भी इंटरनल विसराज के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, उस इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए या उस इन्फ्लामेशन को लोकलाइज करने के मोमेंटम पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन के तौर पे काम करता है। और मोमेंटम का मकसद क्या होता है, मोमेंटम लोकलाइज करता है इन्फेक्शन को, मोमेंटम लोकलाइज करता है इन्फेक्शन को। तो मोमेंटम जहां भी एडहेयर होगा वो बेसिकली रिजल्ट करेगा एडहेजन्स के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल हर्नियाज, कई बार एक्सटर्नल हर्नियाज की कंडीशन में इंटेस्टाइन एज ए कंटेंट प्रेजेंट है, सैक के अंदर प्रेजेंट है। अगर जहां से इंटेस्टाइन एज ए कंटेंट एंटर हो रहा है, यानी सैक का जो माउथ का पार्ट होगा वो नैरो डाउन हो जाएगा, नैरो डाउन होने के नतीजे में बाहर से प्रेशर पड़ेगा, बाहर से प्रेशर पड़ने की वजह से इंटेस्टाइन की जो लूप होगी वो बेसिकली उसके जो कंटेंट होंगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेंगे, यानी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ जो मेजर कॉज हमने डिस्कस किया, लेजन एक्सटिंक्टिव टू बॉवेल वॉल, उसमें फर्स्ट कॉज है एडहेजन का बन जाना, सेकंड है एक्सटर्नल हर्निया। इसके अलावा वल्वुलस इसी के अंदर आता है, वल्वुलस भी एक कॉज है, यानी यहाँ कॉज कहाँ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर कॉज नहीं है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से बाहर कॉज है, बाहर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसके वजह से फ्रिक्शन डेवलप होगा। स्टिंटिंग मास है उसके वजह से डेवलप हो सकता है,
जैसे हेमेटोमा डेवलप हुआ, एब्सिस फॉर्म हुआ। नियोप्लाज्म है या एनुलर पेनक्रियाज की कंडीशन है। एनुलर पेनक्रियाज कहते हैं पेनक्रियाटिक टिश्यू रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी खासतौर से इंटेस्टाइन के चारों तरफ है, जहां ड्यूडेनम का पोर्शन होता है वहां कई बार इंसर्कल करता है कौन, पेनक्रियाज। इस तरह के पेनक्रियाज को बोलते हैं एनुलर पेनक्रियाज। तो एनुलर पेनक्रियाज के नतीजे में भी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। या कोई एबरेंट ब्लड वेसल्स है, एबरेंट ब्लड वेसल कहते हैं कि उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं है या वर्ल कर रहा है किसी स्ट्रक्चर्स को। तो इंटेस्टाइन के चारों तरफ अगर कोई इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर खास तौर से जिसमें ब्लड वेसल्स हैं उसकी एबनॉर्मल पोजीशन है, वो उसके चारों तरफ अगर वर्ल कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बाहर से प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है जिसके नतीजे में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है।